सो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। तो बच्चे बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन डील्स विद द सर्कुलेटरी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड, और वो सर्कुलेट कैसे होते हैं उनके बारे में बात करता है। तो बच्चे इट डील्स विद ब्लड सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ये चीजें हैं जो कि इस चैप्टर के दौरान हम डील करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे एक्चुअली हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं इन सारे सिस्टम्स के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो अगर रिकॉल करें एक बार एनिमल किंगडम को, तो एनिमल किंगडम में हमारे पास दो तरीके के सिस्टम्स हमने डील किए थे, दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम, वन इज ओपन एंड अनदर वन वाज क्लोज्ड। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, जिसमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास डायरेक्टली साइनसेस में ब्लड आता है टिश्यू के साथ कांटेक्ट। बट इन सेकेंड केस यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू मूव करता है, टिश्यूज के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो था हमारे पास आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो इनमें क्या होता है, इन चारों कैटेगरीज में हमने डील किया कि ऐसा अरेंजमेंट है कि डायरेक्टली टिश्यूज के कांटेक्ट में ब्लड आता है और उसी के साथ एक्सचेंज करता है बेटा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड सिस्टम की, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कैपिलरीज थी, वो अरेंजमेंट जो था वो था बाकी ऑर्गेनिजम्स में, इंक्लूडिंग एनालिडा, एनालिडा के बाद ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में क्या था, ओपन ना, और अल्टीमेटली बच गया कॉर्डेटा जिसमें आते हैं हम यानी कि ह्यूमन बींग्स। तो देखा जाए तो हम इस चैप्टर के दौरान ह्यूमन फिजियोलॉजी डील कर रहे हैं, ब्लड सिस्टम, लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। तो बच्चे ये सारे सिस्टम और ये फ्लूइड जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि ब्लड जो है जो सर्कुलेट करेगा वो क्लोज सिस्टम के अकॉर्डिंग करेगा, कैपिलरीज होने वाली है, क्योंकि हम क्या है, हम कॉर्डेटा है बेटा। ठीक है, सो बच्चे अब क्या करना है, सबसे पहले दो सिस्टम्स में कैटेगराइज हो गया है ये चैप्टर, ब्लड सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो ब्लड सिस्टम। ठीक है, सो ब्लड सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो एक्चुअली डील करनी है, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें जो चीजें डील करनी है वो करनी है ब्लड, उसकी कंपोजिशन, सब कुछ क्या क्या चीजें हैं ब्लड में, और उसके बाद बात करना है हमें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग, उसके बाद ब्लड एंटीजेंस के बारे में, ठीक है, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, वो सब कुछ यहीं पे डील करना है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, ये डील करनी है क्योंकि इसी पे ब्लड मूव करने वाला है। और थर्ड डील करना है हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन है जो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ठीक है, सो बच्चे अब ब्लड से स्टार्ट करूं तो ब्लड में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है, टिश्यूज में हमने ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बात कर ली है, इंक्लूडिंग प्लाज्मा एंड सेल्स और कॉर्पसेल्स, जिसमें हमने आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में बात किया, और प्लाज्मा में डिफरेंट प्रोटीन्स के बारे में।
हमने कहा ब्लड का प्लाज्मा जो है वो 55 to 60% पार्ट बनाता है और उस प्लाज्मा में 70% 90 to 95% वाटर है। उसके बाद आरबीसी कुछ मिलियंस के काउंट में होते हैं, डब्ल्यूबीसी 6000 to 8000 रहते हैं, ल्यूकोसाइट्स सॉरी दिस प्लेटलेट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो कुछ लाख के यानी कि 1,50,000 to 3,50,000 के काउंट में रहेंगे। तो ये सारा ब्रीफ जो है हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ब्लड सेक्शन से हमारे पास जो चीजें बची हैं, जो रिमेनिंग है, वो है ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग। तो ये चीजें डील करनी है, तो इस ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड क्लॉटिंग के साथ डील करते हैं, ठीक है, उसको कवर करते हैं। देन हम हार्ट और ब्लड वेसल्स पे मूव करेंगे और अकॉर्डिंगली हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़े कॉन्सेप्ट और सर्कुलेशन एस्पेक्ट्स को डील करना है, ठीक है। इसे स्टार्ट कर। सो ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग यानी कि ब्लड कैटेगराइजिंग, ठीक है। तो बच्चे अब ब्लड ग्रुप्स है क्या? तो ब्लड ग्रुप्स जो है एक्चुअली कैटेगरीज है ब्लड की, ब्लड अरेंजमेंट्स की, जो बेस्ड है ब्लड सिस्टम एंटीजेंस पे। तो बच्चे इस चीज को समझने के लिए ना सबसे पहले समझते हैं कि एंटीजेंस है क्या। तो अगर हमारे पास लेट्स से एक आरबीसी है या फिर कोई भी ब्लड सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस नहीं बता रही हूँ, डिप्रेशन बता रही हूँ। तो बच्चे आरबीसी में क्या होगा या बाकी सेल्स में क्या होता है, सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है, दिस, ऐसे करके कुछ सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। तो बच्चे ये सरफेस प्रोटीन्स जो एक सेल के ऊपर होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीजेंस। एंटीजेंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने ये डील किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रोटीन या फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़े होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो बच्चे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स में से कुछ प्रोटीन्स जो है वो एंटीजेंस कहे जाते हैं, जो इम्यून सेल रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं सेल को। इन्हीं एंटीजन और इन्हीं सरफेस प्रोटीन की हेल्प से इम्यून सेल पहचानते हैं कि ये सेल अपनी बॉडी का है या कहीं और का है, ठीक है। तो बच्चे अब ये एंटीजन जो है ये आरबीसी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो एंटीजन आरबीसी के ऊपर कौन कौन से हैं उसके बेसिस पे हमारे पास ब्लड ग्रुप बनता है, ठीक है। सो ब्लड ग्रुपिंग यानी कि ग्रुपिंग ऑफ ब्लड सिस्टम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एंटीजन, एंटीजन यानी कि सरफेस प्रोटीन ऑन आरबीसी। आरबीसी के ऊपर कौन कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके बेसिस से ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो बच्चे एंटीजेंस क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, बार बार स्पेसिफाई कर रही हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो बच्चे एंटीजेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही में मैं ये बता दूं कि जिस तरीके का एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी भी होगी, तो उसे क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि क्या है। तो बच्चे कौन कौन से एंटीजन होते हैं और कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो वो देखते हैं। तो बच्चे टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो बच्चे हम क्या बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन सिस्टम में जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो दो तरह का है, आरएच ग्रुपिंग और एबीओ ब्लड ग्रुप। तो हम यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं फिलहाल वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। तो बच्चे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हम मेनली वो डील कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्रुपिंग सिस्टम है वो एबीओ है, जिसके बेसिस पे अलग अलग एंटीजन है हमारे आरबीसी पे। तो बच्चे ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से तरह के होते हैं, हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी,
ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप है किस सिस्टम में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स है। और बच्चे 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स किस बेसिस पे है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन क्या है, ठीक है। तो बच्चे अब एंटीजन के बेसिस पे है तो क्यों ना रिकॉल करें कि कौन कौन से एंटीजन है। तो बच्चे हमारे पास एंटीजन्स जो है ना, एक बार उन्हें फिगर आउट करते हैं। तो एंटीजन्स जो इन ब्लड ग्रुप्स के ऊपर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन जो रहता है वो रहता है हमारे पास ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए। मतलब ब्लड ग्रुप ए तभी कहा जाएगा जब आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए होगा बेटा, ठीक है। अगर बच्चे एंटीजन बी आ गया तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ठीक है। पर बच्चे अगर एंटीजन ए और बी साथ में है, ए भी है और बी भी है सरफेस के ऊपर, आरबीसी की सरफेस के ऊपर, तो बच्चे ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होंगे, ए बी और बी बी। और बच्चे अगर हमारे पास ए में और बी एंटीजन में से कोई भी नहीं होगा यानी कि निल होगा तो बच्चे ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि सिर्फ 2 तरह के एंटीजन हैं जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। तीसरा कोई एंटीजन नहीं है, ओ नाम का कोई एंटीजन नहीं, ठीक है। ओ तभी कहा जाता है जब इन दोनों में से कोई एंटीजन ना हो। अब बच्चे लेकिन एक चीज है, आपने ये चीज हमेशा ध्यान में दिया होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसे हमेशा ए ब्लड जो है डिलीवर किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है, कभी उसे बी ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाता। ये तो हमेशा चीज रहती है ना, हम पहले पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो पूछने का रीजन ये है कि ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता, कभी भी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता बॉडी में, ठीक है। तो उस वजह से उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी में जिस तरह का एंटीजन होगा ना उसकी अपोजिट एंटीबॉडी होगी। मतलब जिस तरह का एंटीजन उसके अपोजिट, उसके एंटी, उसका अपोजिट ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी होगी बेटा, ठीक है। तो बच्चे अब एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी इम्यून स्ट्रक्चर्स और इम्यून ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। एंटीजन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स नो, वैसे ही एंटीबॉडीज भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जो इम्यून सेल्स बनाते हैं, ताकि वो इम्यून सेल्स जो है वो टारगेट कर सके बाहर से आए हुए माइक्रोब को और उसे किल कर सके। Antibodies are immune structures that kills or destroys foreign antigens or foreign cells, ताकि बॉडी में कोई इंफेक्शन ना हो सके उसको बचाने के लिए। तो अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है तो हमारी बॉडी में एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी ताकि बाहर से कोई चीज हमारी बॉडी में ना आ सके। तो बच्चे एंटीजन है आरबीसी पे, बट body also have antibodies against opposite antigen according to ब्लड एंटीजन। तो ब्लड एंटीजन के अकॉर्डिंग जो अपोजिट एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज होती है। तो लेट्स से किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी पे एंटीजन कौन सा होगा, ए। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट। तो बच्चे एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी जो बी के एंटी है, बी के अगेंस्ट है, बी को नहीं देख सकती सिस्टम में। तो बच्चे ब्लड ग्रुप ए है तो बी के अगेंस्ट, बी के एंटी एंटीबॉडी है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटी ए रहेगी एंटीबॉडी, ताकि कोई बाहर से ए ब्लड ग्रुप ना डिलीवर कर दे।
पर बच्चे ब्लड ग्रुप अगर ए और बी दोनों है तो दोनों एंटीजन आ गए ना। तो इस चक्कर में इस वजह से क्या होता है, हमारे पास एंटीबॉडी जो है वो हो जाती है निल, क्योंकि कोई एक भी एंटीबॉडी होगी, एक के भी अगेंस्ट होगी तो वो आरबीसी को खत्म करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसका टारगेट है वो बॉडी में ही प्रेजेंट है, चाहे वो नॉर्मल ही क्यों ना हो, पर एंटीबॉडी उसे बिना सोचे समझे किल कर देगी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं रख सकते। तो ओ में जिनके बॉडी में कोई भी एंटीजन नहीं होता आरबीसी के ऊपर, तो उसमें बोथ होती है, एंटी ए भी और एंटी बी भी। ठीक है, तो दोनों रहते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हमारे पास एंटीबॉडीज रहेंगी। ठीक है, अब बच्चे फर्दर एंटीबॉडीज भी हो गई। तो बच्चे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ए बी और ओ किस चीज को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एक बार वो भी फिगर आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम ये सब चीजें इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम जान सके हम किसको डोनेट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप जरूरत पड़ने पर, और किससे रिसीव कर सकते हैं। सो वी कैन डोनेट टू, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हम डोनेट कर सकते हैं टू ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। ए बी को भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो सकता। तो बी ब्लड ग्रुप वाला बी और ए बी को, ठीक है, और ए बी वाला जो है वो दे सकता है टू ए बी ओनली, क्योंकि अगर ए को देगा तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी, उसमें बी को डिलीवर ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो ए के अगेंस्ट है। तो ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दे सकता है, ए बी को भी, बी को भी, ए को भी और ओ को। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीजन कोई नहीं है। अगर ये बिना एंटीजन के किसी भी बॉडी में डाल दो, बॉडी को तो समझ ही नहीं आएगा ना कि हमारे पास एंटीजन है या नहीं है, और कोई एंटीजन नहीं होगा, ना ही बी होगा ना ए होगा, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो डोनेट हम इनको कर सकते हैं, और रिसीव किससे कर सकते हैं, रिसीव फ्रॉम ए ब्लड ग्रुप वाला रिसीव कर सकता है ए और ओ से, ए से बी और ओ से बी वाला बी एंड ओ से। ठीक है, और ए बी वाला सबसे रिसीव कर सकता है, क्योंकि उसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो बच्चे ओ वाला सिर्फ ओ से। तो ये चीजें हैं हमारे पास ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। पर बच्चे ऐसा होता क्या है कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ले सकते हैं, हम ए के होने के बावजूद बी ब्लड ग्रुप क्यों नहीं ले सकते? तो उसका रीजन है, इफ अदर ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज्ड, अगर दूसरा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया बॉडी में, इज ट्रांसफ्यूज्ड, देन एग्लूटिनेशन अकर्स। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन आप कह सकते हो क्लम्पिंग को। क्लम्पिंग जो कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन का एक फीचर है। तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई बाहर से लेट से एंटीजन आया है जो बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी को पता है ये बाहर से आया है, हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है, चाहे कर सकता हो या नहीं कर सकता वो अलग चीज है, बट इनके अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग कर सकता है। लेट से हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है तो हमने बी ब्लड ग्रुप डाल दिया या ए बी डाल दिया, कोई भी। तो बच्चे बॉडी के अकॉर्डिंग वो बाहर की चीज है, उसके अकॉर्डिंग बाहर की चीज हमेशा हार्मफुल होती है। तो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज आ जाएंगी। कौन सी एंटीबॉडीज, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी बी एंटीबॉडीज आ जाएंगी। तो एंटीबॉडीज इस तरीके से बनाई जाती है, वाई शेप होती है। तो इस तरीके से एंटीबॉडी आके क्या करेंगी, इसके अराउंड सराउंड हो जाएंगी, इसके अराउंड इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, इकट्ठी होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इम्यून सेल्स को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई बाहर से एंटीजन आया, तो इम्यून सेल्स और एंटीबॉडीज मिलकर इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बच्चे इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में सिर्फ वो बाहर का एंटीजन सफर नहीं करता, हमारे अपने आरबीसी जो हेल्दी आरबीसी जो होते हैं ना, वो भी यहाँ पे क्लम्प हो जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं।
वो भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो बच्चे इस वजह से ना बॉडी में रिएक्शन कहीं जाती, तो नॉर्मल ब्लड में क्या होगा, पूरा ब्लड रेड कलर का होगा। पर इस सिचुएशन में अगर आप ब्लड को देखोगे ना, आपको सिर्फ फ्लूइड दिखेगा और ऐसे दिखेगा कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है रेड कलर के, व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट फ्लूइड में। तो इस तरीके से क्लम्पिंग दिखती है, मासेस दिखते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, खराब हो जाती है। अब सोचो ब्लड क्या है, पूरा रेड है, अब आपको ब्लड कैसा दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बीच में रेड रेड कलर के ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। तो सोचो किस तरीके से एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग हो गया होगा। तो क्वालिटी खराब हो गई, ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी नहीं रही, तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट रिएक्शन निकलता है। अब बच्चे यही प्रॉपर्टी ब्लड ग्रुप को एनालाइज करने में भी यूज की जाती है। जैसे अगर आप लैब में जाओगे ना, लैब में जाने के बाद क्या किया जाता है, तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है अगर तो उसके लिए पता क्या किया जाता है, एक स्लाइड ली जाती है और एक स्लाइड में 3 सैंपल्स बनाए जाते हैं, एक ये और एक ये, 3 ड्रॉप्स लिए जाते हैं ब्लड के, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट ड्रॉप में एंटी ए सीरम डाला जाता है, एंटी ए एंटीबॉडी डाली जाती है, दूसरे में एंटी बी डाली जाती है, तीसरे का बताती हूँ अभी। तो बच्चे अगर हमारे पास एंटी ए में एग्लूटिनेशन हो जाती है, एंटी ए में एग्लूटिनेशन हो जाती है, तो मतलब ब्लड ग्रुप ए था। एंटी ए एंटीबॉडी डालने पे जो अगर रिएक्शन हो गई तो मतलब ब्लड ग्रुप ए था, अगर एंटी बी में बी हो गई तो बच्चे ब्लड ग्रुप ए बी था, अगर नहीं हुई तो सिर्फ ए। मतलब जिसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी ना, रिएक्शन दिखेगी, मतलब वो ब्लड ग्रुप होगा। ए में हुई तो ब्लड ग्रुप ए, सिर्फ बी में हुई तो ब्लड ग्रुप बी, और दोनों एंटी ए और एंटी बी में हुआ तो ब्लड ग्रुप ए। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव डिटरमाइन करने के लिए हम आरएच एंटीबॉडी भी डालते हैं, ठीक है, जिसे पता चलता है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। वो भी कॉन्सेप्ट अभी आगे डील करना है। फिलहाल के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है जो बता रहा है कि ब्लड ग्रुप 2 तरह का होता है, और अगर हम कोई भी ब्लड ग्रुप एक्स्ट्रा डाल दें तो क्लम्पिंग हो सकती है, यानी कि एग्लूटिनेशन हो सकती है बेटा। तो बच्चे एक बार आगे कंटिन्यू करने से पहले ना इनके जीन्स भी बता देती हूँ कि वो जीन्स जो कि एंटीजन फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चे जो ब्लड ग्रुप ए है ना, उसमें ए एंटीजन आता है, लेकिन ए एंटीजन तब आएगा जब हमारे पास या तो आई ए अलीलिक अरेंजमेंट होगा, या फिर हेटेरोजाइगस आई ओ अरेंजमेंट होगा। ये 2 अरेंजमेंट्स अगर होंगे ना तो ही जाके हमारे पास ब्लड ग्रुप आएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे जीन्स में 2 सब फैक्टर्स होते हैं जिन्हें एलील्स कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी टेंस। तो बच्चे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील्स हैं जीन्स के, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैपिटल टी हुआ यानी कि सेम हुए तो होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आई ए अगर होगा होमोजाइगस कंडीशन में तो भी एंटीजन ए आएगा, आई ओ होगा तो भी एंटीजन ए आएगा, यानी कि आई ओ जो है ना वो रिसेसिव है। वैसे ही ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन से होते हैं, आई बी एंड आई और आईओ। नॉर्मली हम यहाँ पे 2 एलील्स देख रहे हैं, तो ह्यूमन ब्लड में ना एक कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन ब्लड में 3 तरह के एलील्स हैं जो कॉम्बिनेशन बना के ब्लड ग्रुप बनाते हैं। तो आई ए, आई ओ एंड आई बी, ये 3 तरह के एलील्स हैं। और ए बी ब्लड ग्रुप तब आता है जब आई ए और आई बी दोनों हो, और ब्लड ग्रुप ओ तब आता है जब आई ओ और आई ओ ये कॉम्बिनेशन होमोजाइगस, ठीक है। तो याद रखेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में वही एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट होता है। तो आई ए आई ओ के केस में ए डोमिनेंट है, आई ए तो ए एंटीजन आया, आई बी और आई ओ के केस में आई बी डोमिनेंट है तो बी एंटीजन आया। और बच्चे ये दोनों डोमिनेंट एलील्स जब साथ में कंबाइन होते हैं तो ए बी दोनों आता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक ही डोमिनेंट होता है, बट हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम थोड़ा सा स्मार्ट है, थोड़ा एडवांस है। इसके केस में क्या है, हमारे पास 2 डोमिनेंट एलील्स यानी कि आई ए और आई बी जो एलील्स है ना, वो कंबाइन करके साथ में एक्सप्रेस करते हैं, किसी को दबाने या खुद डोमिनेट करने के बजाय साथ में एक्सप्रेस करते हैं। तो को डोमिनेंट साइड इफेक्ट है।
कोडोमिनेंस यानी कि दोनों साथ मिलके एक्सप्रेस करेंगे, दोनों साथ मिलके डोमिनेट करेंगे और दो एंटीजेंस जो है वो आरबीसी की सरफेस पे आएंगे, ठीक है। और आईओ तो है ही रिसेसिव, वो होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, हेटेरोजाइगस में, ठीक है। तो ये हमारे पास अलील्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं एंटीजन फॉर्मेशन को, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप आता है। तो IA, IB एंड IO मल्टीपल एलीलिज्म, नॉर्मली हमारे पास हमेशा जीन में दो एलील्स होते हैं नॉर्मली, पर हमारे ब्लड ग्रुप में तीन एलील्स है, IA, IB और IO। और दूसरा IBA और IB डोमिनेंट होने के बजाय दोनों साथ में एक्सप्रेस करते हैं, तो कोडोमिनेंस। तो दो चीजें हमारे ब्लड ग्रुप में थोड़ी सी अलग है जेनेटिकली, ठीक है, दैट इज मल्टीपल एलीलिज्म और कोडोमिनेंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब हम RH ग्रुपिंग सिस्टम की बात करेंगे। सो बच्चे अब मैं बात करूंगी RH ग्रुपिंग की। जिसमें RH यानी कि रीसस फैक्टर, ठीक है। तो बच्चे RH यानी कि रीसस फैक्टर, ये बच्चे इट्स एन एंटीजन। RH यानी कि रीसस फैक्टर जो है वो एक तरह का एंटीजन है, एंटीजन ऑन आरबीसीज, ये आरबीसीज पे होता है, ठीक है। तो बच्चे रीसस फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार रीसस यानी कि मंकी में ये डिस्कवर हुआ था। तो बच्चे इसे कैटेगराइज कैसे किया जाता है इसकी हेल्प से ब्लड को, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड में यानी कि आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप AB पॉजिटिव कहते हो, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, वो RH एंटीजन की वजह से होता है। लेकिन अगर ये RH एंटीजन एब्सेंट रहेगा तो, अगर ये RH एंटीजन एब्सेंट है तो उस केस में ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहा जाता है बेटा, ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट। तो बच्चे इस तरीके से देखा जाए, जैसे अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो चीजें हैं उसको लेकर इम्यून सिस्टम शांत होता है। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है जो बॉडी फेमिलियर नहीं है और वो बाहर से आ जाए तो बॉडी को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का एक बार ध्यान देते हैं। अगर सोचो किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, लेट्स से बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो बच्चे क्या होगा अगर हम उसको बी ब्लड ग्रुप ही दे रहे हैं लेकिन बी नेगेटिव दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी पॉजिटिव वाले को पता है कि RH एंटीजन क्या होता है, उसको पता है बी एंटीजन क्या होता है और उसको पता है RH एंटीजन क्या होता है, तो उसकी बॉडी में एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी एंटी बी में, और ऊपर से RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी वो बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी RH एंटीजन है, तो खुद को तो वो नुकसान नहीं करेगा। बट ऐसा केस अपोजिट में नहीं होता। इस ब्लड ग्रुप में ये पॉसिबल डोनेशन, ये डोनेशन पॉसिबल है बट ये डोनेशन पॉसिबल नहीं है, ये ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बी नेगेटिव के ब्लड में भी एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, एंटी बी नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही ये पॉजिटिव वाला फैक्टर यानी कि RH एंटीजन इसके पास जाएगा तो बच्चे तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बी नेगेटिव को पता ही नहीं है कि RH एंटीजन क्या है, उसकी बॉडी में तो एब्सेंट है। तो जब बी पॉजिटिव यानी कि RH एंटीजन के साथ आरबीसी ब्लड में जाएंगे बी नेगेटिव वाले के, तो उसे लगेगा कोई बाहर से चीज आ गई है जो खतरे वाली है। उस चक्कर में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एंटी RH एंटीबॉडीज बनाएगा और बॉडी में वही एग्लूटिनेशन करके पूरा सिस्टम खराब कर देगा। तो एक चीज है, पॉजिटिव वाले को बेनिफिट होता है कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसी से भी ले लेता है, नेगेटिव वाले से भी ले लेता है, लेकिन नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव वाले से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता कभी भी। तो एक रेस्ट्रिक्शन ये और आ गया। तो हमने स्लाइड में जो 3 सैंपल्स लिए थे ना, तो लास्ट में हमने एंटी RH के लिए एंटी RH एंटीबॉडीज डालते हैं, अगर वहां पे एग्लूटिनेशन हो जाती है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, अगर नहीं होती तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल डोनर
यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता बिना किसी दिक्कत के, तो वो है हमारे पास ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है, क्योंकि ना ही उसमें ना ही उसमें ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, ना ही उसके केस में हमारे पास रिसस एंटीजन है, तो किसी की भी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, चाहे किसी भी चीज की कमी या एडिशन क्यों ना हो। उसके बाद दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसमें ना ही एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, ना एंटी बी होंगी, ना ही एंटी आर एच एंटीबॉडीज बनेंगी। तो बच्चे ए बी पॉजिटिव जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर आ। तो बच्चे ये हमारे पास बहुत ही स्मार्ट चीज है जो हमें पहले और सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ती है अगर कोई मेडिकल इश्यू है। तो मेडिकल इश्यू के दौरान अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे ये चीजें पहले ध्यान में होनी होती है। फ्लूइड हो, ब्लड हो, तो ये चीज ध्यान में रखी जाती है बेटा, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो ब्लड एक ऐसी चीज है जो हर जगह होगी, तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, बॉडी कोलैप्स हो सकती है, तो वो कभी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अब इस पर्टिकुलर सिस्टम से, ब्लड ग्रुपिंग से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, जो कि आरएच ग्रुपिंग से रिलेटेड है। एक कंडीशन जो कि बहुत सेवियर हो सकती है, जिसे कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, पहले तो एक बार पूरा नाम रिकॉल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एरिथ्रो फॉर एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, ब्लास्ट, मैंने कहा कि एरिथ्रोब्लास्ट, ब्लास्ट उन सेल्स को कहा जाता है जो भी प्रोलिफरेटिंग स्टेज में होते हैं, जो डेवलप कर रहे होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्ट की बात हो रही है, साइट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो एरिथ्रोब्लास्ट यानी कि प्रोलिफरेटिंग आरबीसी, ऑसिस मींस डिस्ट्रक्शन। तो एरिथ्रोब्लास्ट यानी कि प्रोलिफरेटिंग आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहाँ पे? फीटस के अंदर, डेवलपिंग फीटस जो मदर की वूम में डेवलप कर रहा है। तो बच्चे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में अराइज होती है। तो स्पेसिफिक सिचुएशंस क्या है? वो ये है कि मदर शुड बी आरएच नेगेटिव। अगर मदर जिसने बेबी को बर्थ देना है अगर वो आरएच नेगेटिव है तो ही ये कंडीशन हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है बेटा। तो मदर आरएच नेगेटिव है और फर्स्ट बेबी जो मदर के वूम में डेवलप कर रहा है ना, लेट्स से वो आरएच पॉजिटिव हुआ, ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव था, दैट्स व्हाई कुछ कॉम्बिनेशन की वजह से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, फाइन। तो बच्चे फर्स्ट बेबी लेट्स से आरएच पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे बॉडी जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए हर पॉसिबल चीज रखती है। तो बॉडी जो है इस तरीके से अरेंजमेंट बनाती है कि ब्लड से, मदर के ब्लड से बेबी को फूड मिले, क्या मिले? फूड मिले, गैसेस मिले, सब कुछ मिले, लेकिन इस तरीके से सेपरेशन हो कि मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड कभी भी कांटेक्ट में ना आए। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है ना, प्लेसेंटा के बारे में हमने सुना है ना। तो प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है बच्चे जिसमें हमारे पास ब्लड जो है, ब्लड जो है वो उसके थ्रू एक्सचेंज होता है, लेकिन दोनों के ब्लड यानी कि फीटस और मदर का ब्लड कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, ब्लड सेपरेट रहते हुए भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बच्चे ये क्यों होता है? क्योंकि मदर के ब्लड में अलग एंटीजेंस होंगे और बेबी के ब्लड में अलग होंगे। मदर के ब्लड में अपने एंटीजेंस, अपना जेनेटिक सिस्टम, और बेबी का जो जेनेटिक सिस्टम है वो मदर और फादर का कॉम्बिनेशन, तो फादर के कॉम्बिनेशन भी है वहां पे, जिसकी वजह से अब क्या होता है, कई बार जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू पूरा एक्सचेंज हुआ, बेबी डेवलप कर लिया, तो बच्चे फर्स्ट बेबी ने क्या किया, उसने बर्थ ले लिया,
फर्स्ट बेबी ने बर्थ ले लिया, ठीक है। तो बच्चे अब फर्स्ट बेबी फुली डेवलप कर गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मदर आरएच नेगेटिव थी, बेबी आरएच पॉजिटिव था, प्रॉपर सेपरेशन था, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, बेबी ने बर्थ ले लिया, हेल्दी है, ठीक है, हेल्दीली ग्रो करेगा। लेकिन बच्चे दिक्कत ये हुआ, ड्यूरिंग बर्थ प्लेसेंटा गेट्स रप्चर्ड। तो बर्थ के दौरान ना प्लेसेंटा को तोड़ा जाता है, रप्चर किया जाता है, ठीक है, गेट्स रप्चर्ड एंड fetus and mother blood comes in contact। तो उस दौरान क्या होता है, मदर और फीटस का ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है। तो फर्स्ट बेबी को तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो बर्थ ले चुका है, उसके बाद प्लेसेंटा तोड़ा जाएगा। तो प्लेसेंटा जब तोड़ दिया तो उस दौरान फीटस और मदर का ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है, और मदर के ब्लड के जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, बाहर से कोई चीज आई है, बाहर से कोई चीज आई है, वो खतरनाक हो सकती है, उसे मार देते हैं। और बाहर से चीज क्या होगी, वो आरएच फैक्टर होगा। आरएच फैक्टर के अगेंस्ट मदर का ब्लड क्या करेगा, एंटीबॉडीज बना देगा, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट बेबी आरएच पॉजिटिव था, उसे बर्थ ले लिया है, मदर के ब्लड में आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गए, वो घूमती रहेंगी, वो घूमती रहेंगी और ढूंढती रहेगी भाई कहाँ पे है आरएच पॉजिटिव सेल, और सेल्स कहाँ पे है, वो ढूंढती रहेंगी, अल्टीमेटली मेमोरी क्रिएट हो जाएगी बॉडी में। ऑल्दो उन्हें बेबी नहीं मिलेगा, ठीक है, पर वो घूमती रहेगी। अब दिक्कत कब आएगी, दिक्कत आती है सेकंड बेबी और फर्दर बेबी के टाइम पे। लेट्स से सेकंड बेबी या थर्ड बेबी कोई भी है, वो आरएच पॉजिटिव हुआ, ठीक है, नेगेटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आरएच पॉजिटिव हुआ उस केस में पता है क्या होगा, जो एंटीबॉडीज यहाँ पे फॉर्म होंगी ना, एंटी आरएच एंटीबॉडी फॉर्म्स। तो बच्चे अभी एंटीबॉडी जो बन चुकी होंगी इस फर्स्ट बेबी के टाइम पे, वो घूमते घूमते प्लेसेंटा क्रॉस कर देंगे। तो इफ सेकेंड बेबी बिकम्स आरएच पॉजिटिव, देन एंटी आरएच एंटीबॉडीज, क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस कर देती है, एंटी आरएच एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा and starts killing RH एंटीजन सेल्स। तो जिन जिन सेल्स में RH एंटीजन होंगे ने किल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से बेबी जो है उसे बहुत हार्म होगा, बेबी born with एनीमिया एंड एक्सट्रीम जॉन्डिस, और कई बार इतना सेवियर होता है कि बेबी की डेथ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एनीमिया क्यों होगा, आरबीसी किल कर रही है एंटीबॉडीज जाकर, जिस जहां जहां आरएच दिख रहा है उसे किल करती जा रही है, तो एनीमिया हो जाएगा। और दूसरा जॉन्डिस, क्योंकि आरबीसी किलिंग हो रही है, तो आरबीसी किलिंग के प्रोडक्ट से ही बाइल जूस बनता है, बाइल पिगमेंट्स बनता है, तो जॉन्डिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो बच्चे इस नुकसान वाली कंडीशन को बचाने के लिए क्या कर दिया जाता है, लेट्स से अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो डॉक्टर्स को पूरी हिस्ट्री पता होगी, केस स्टडी किया होगा। तो क्या होता है, जैसे फर्स्ट बेबी बर्थ लेता ना, ये सिचुएशन नेक्स्ट टाइम पे ना आए, तो बर्थ लेने के टाइम पे ही हमारी बॉडी में, मतलब मदर की बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या कर दिया जाता है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज पहले डाल दी जाती है टेम्पररी, क्योंकि अपना सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पर हमने क्या किया, पहले ही एंटी आरएच एंटीबॉडीज डाल दी, ये जो आरएच पॉजिटिव जितने भी सेल्स मदर की बॉडी में गए थे वो पहले ही किल कर दिए, मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ ही नहीं और नेक्स्ट टाइम दिक्कत होगी, ठीक है। तो मतलब पहले ही इस आरएच पॉजिटिव सेल्स जो प्लेसेंटा तोड़ने के टाइम मदर के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आए, इनको पहले ही खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो, मदर के इम्यून सिस्टम को कोई नॉलेज ना मिले कि ऐसी कोई चीज आ गई है बॉडी, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये दिक्कत ना हो। तो इसका प्रिवेंशन
गिविंग और एडमिनिस्टर्ड anti-RH antibodies during birth of first baby. तो फर्स्ट बेबी के बर्थ के दौरान ये दे दिया जाता है। तो उसके बाद क्या है, अगर फर्स्ट सेकंड बेबी के बाद भी सेम चीज होती तो भी हमारे पास सेकंड बेबी के बाद भी इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, ताकि थर्ड बेबी अगर फर्दर प्लानिंग हो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये है हमारे पास RH ड्रूपिंग और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस।